हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चौथा नियम n+l नियम के विषय में जानेंगे। n+ रूल एंड सीक्वेंस ऑफ द फिलिंग ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। n+l नियम या सीक्वेंस या क्रम ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ऑर्बिटल में कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्या क्रम है। कोई नया इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में, जैसे कि ये परमाणु नाभिक है, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाएंगे, ये n+ l नियम के अनुसार होगा। कोई नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले भरा जाता है जिसके लिए n+l का मान कम हो। n का मान और l का मान, दोनों के मान को जोड़ देंगे। n+l का मान यदि कम है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और n+l का एक तरह से सेकेंड पार्ट है। यदि n+l का मान 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए समान होता है तो नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान सबसे कम होता है, दो नियम n+l के दो नियम। पहला, जिसके लिए n+l के बढ़ते क्रम में होता है, इलेक्ट्रॉनों का भराव n+l के बढ़ते क्रम में होता है। और यदि दो उपकोषों के लिए n+l का मान समान है तो कम n वाले में पहले इलेक्ट्रॉन। जैसे 4s तथा 3d उपकोष के लिए n+l का मान क्रमशः 4s के लिए जैसे किया 4 व 5 है तो 4s के लिए 4 आएगा, n की वैल्यू 4, s को 0 कहते हैं तो 4 + 0 = 4। और 3d के लिए 3 + 2 = 5। तो हम कहते हैं कि 4s 3d में 4s की n+l का मान कम तथा 3d के लिए n+l का मान अधिक है। अतः इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरा जाएगा और फिर 3d में प्रवेश करेगा, उसके पश्चात 3d में भरेगा। 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है, इसका कारण n+l नियम है। इसी प्रकार 3d 4p में उपकोष के लिए n+l का मान क्रमशः 5 व 5 है, माने बराबर ही है। दूसरे नियम के अनुसार हो रहा है कि 3d के लिए भी n+l का मान 5 है, 4p के लिए भी 5 है। तो क्या होगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है कि 3d उपकोष के लिए n = 3 + 2 = 5, 4p के लिए 4 + 1 = 5। अब 3d 4p उपकोषों के लिए n+l का मान समान है, 5 5 है। तो n+l के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, कम n वाले में जिसके लिए n का मान कम हो, माने 3d के लिए n का मान 3 है, 4p के लिए 4 है, तो कम n का मान 3d के लिए कम है, तो कम n वाले में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। अतः इलेक्ट्रॉन पहले 3d उपकोष में भरा जाएगा, फिर 4p उपकोष में प्रवेश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन 3d में पहले प्रवेश करेगा, फिर 4p में इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा। तो विभिन्न उपकोषों में n+l का मान, उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है, अब ये हमारी टॉपिक है, इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारे विभिन्न उपकोष 1s 2s 2p 3s 4s 3p 4s 3d 4p 5s 4d ये 5p के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 4d 5p को यहाँ दोबारा लिख दिया है, 4d और 5p को यहाँ भी लिख दिया है और यहाँ भी लिख दिया है। तो एक जगह आप हटा दीजिएगा, दरअसल ये दोनों सारणी एक साथ एक लाइन में बननी चाहिए थी, लेकिन जगह की कमी की वजह से इसको आगे पीछे कर दिया गया है। तो उपकोष का मान, n का मान, l का मान, n+l का मान। उपकोष 1s है तो 1, इसके लिए n का मान 1, l का मान 0, 1 + 0 n+l = 1।
पहले जिसके लिए n प्लस यल का मान सबसे कम है, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। 2s के लिए 2 प्लस यस का मान 0, 2 प्लस 0 2, 2p के लिए 2 प्लस 1 3, 3s के लिए 3 प्लस 0 3, 3p के लिए 3 प्लस 1 4, 4s के लिए 4 प्लस 0 4, 3d के लिए 3 n का मान 3 और यल का मान 2, 3 2 5, 4p के लिए 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5s के लिए 5 प्लस 0 5, 4d के लिए 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 5p के लिए 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं। n प्लस यल का मान इस प्रकार से आगे की तरफ, इनको दोनों को तो चलो उधर बताया गया। अब 6s के लिए 6 प्लस 0 6, 4f के लिए 4 प्लस 3 7, 5d के लिए 5 प्लस 2 7, 6p के लिए 6 प्लस 1 7, 7s के लिए 7 प्लस 0 7, 5f के लिए 5 प्लस 3 8, 6d के लिए 6 प्लस 2 8 और 7p के लिए 7 प्लस 1 8। इस प्रकार से n प्लस यल का मान हम लोगों ने देखा। उपरोक्त n प्लस यल नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न उपकोषों में भरने का क्रम 1s, उससे ज़्यादा एनर्जी है 2s की, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी है 2p, तो क्रम से लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इस क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भराव होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे 21 स्कैंडियम है, तो यहाँ पर 18 आर्गन को कॉमन मान लिया गया कि 18 सब में है। फिर 3d1 4s2, 4s2 माने कि 18 2 20 और 3d का एक पहुँच गया 21। टाइटेनियम 22 में 3d2 4s2, वेनेडियम 23 में 3d3 4s2, क्रोमियम 24 एक अपवाद है 3d5 4s1, मैग्नीज 25 3d5 4s2, आयरन 26 3d6 4s2। इसी प्रकार कोबाल्ट 27 3d7 4s2, निकिल 28 3d8 4s2, कॉपर 29 फिर से एक अपवाद आ गया तो 3d10 4s1 और जिंक 30 3d10 4s2। तो यहाँ पर हमको दो अपवाद मिले। एक अपवाद मिला क्रोमियम 24, दूसरा अपवाद मिला कॉपर 29। इनमें क्रोमियम 24 कॉपर 29 अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की व्याख्या इस नियम के आधार पर की जाती है। वो कौन सा नियम है जिसके आधार पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या होती है कि पूर्ण पूरित अथवा अर्धपूरित उपकोष अपूर्ण भरे उपकोष की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ये पूर्ण पूरित अर्धपूरित ऑर्बिटलों के स्थायित्व का नियम है, जिसके अनुसार इसकी व्याख्या होती है, जिसे हम आगे कल की डेट में करेंगे उसकी व्याख्या विस्तार से। अर्थात क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 4s1 3d5। 4s1 यस में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है अर्धपूरित है, और 3d में अधिकतम 10 आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 1 1 1 1 और 1 अर्धपूरित की अवस्था में है, क्योंकि पहले विन्यास में क्या हुआ है, यस और डी दोनों अपूर्ण है। जो इसका इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन इसी में बना रहेगा तो क्या होगा कि दोनों अपूर्ण रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है तो दोनों अर्धपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार कॉपर 29 3d10 4s1 में क्या होता है, डी उपकोष तो पूर्ण भर जाता है जबकि यस आधा भर जाता है। अतः 3d10 4s1 जो है 3d9 4s2 की अपेक्षा अधिक स्थायी होगा, और उसकी स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह ज़्यादा स्थायित्व की अवस्था में है।
तो आज की डेट में N+L नियम से संबंधित बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के चौथे नियम से संबंधित बात हमारी समाप्त होती है। कल मिलते हैं 5वें और अंतिम नियम के साथ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्धपूरित पूर्ण पूरित ऑर्बिटलों के स्थायित्व के नियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।